सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा बर्न्स विथ मैसिव फायर फॉरेस्ट फायर फॉर मोर देन 1 वीक। देखिए ये न्यूज़ है पहले की 6 मार्च 2021 को। तो हमको ये जानना है कि उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है या सिमलीपाल। आप आगे देख लो तो कॉन्टेक्स्ट समझो तो ज़्यादा बेहतर आएगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उड़ीसा में सिमलीपाल बायो रिजर्व है, यह टाइगर रिजर्व भी उसी के अंतर्गत आता है। वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है फॉरेस्ट फायर। अब इस फॉरेस्ट फायर का नुकसान क्या होता है? इस फॉरेस्ट फायर के कारण जंगल पेड़ पौधे भी जल जाते हैं और जीव जंतु भी जल जाते हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान है। तो उसके लिए एक कैंपेन चलाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है पूरी न्यूज़ और क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यह है कि करंट में जो न्यूज़ है वो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। तो चलिए उसको कवर कर लेते हैं। मुझे उसका पेपर का कट मिला नहीं था तो मैंने यही लगा दिया, क्योंकि हमको डिस्कस क्या करना है, हमको डिस्कस करना है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को। तो चलिए आगे देखते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहली चीज़ तो है कहाँ? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, आपको याद करना पड़ेगा ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लो कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है कि देखिए किसी भी प्रकार से जैसे नेचर है तो नेचर में आप देखोगे फ्लोरा और फौना होगा, मतलब जीव जंतु भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, तो उनका संरक्षण करना पहली चीज़। दूसरी चीज़ है किसी भी प्रकार से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करना, यानी ह्यूमन अगर जंगल में जाएगा तो उस शेर से लड़ेगा तो या तो शेर मर जाएगा या ह्यूमन मर जाएगा। तो जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना, इसी से कॉन्सेप्ट निकला बायोस्फीयर रिजर्व का। तो चलिए देखते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। पहली चीज़ तो ये जान लो उड़ीसा में है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी इसको 1973 में घोषित कर दिया गया था, यानी इसके अंतर्गत टाइगर्स का भी कंजर्वेशन होता है। साथ ही साथ इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी घोषित किया जा चुका है, साथ ही साथ इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1994 में। दूसरी चीज़ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में इसको इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का जो एक बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क है, ये क्या है देखिए यूनेस्को ने फ्लोरा और फौना के संरक्षण यानी जीव जंतु पेड़ पौधे के संरक्षण प्लस जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता था उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम शुरू किया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। उस प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात आती है और यूनेस्को क्या करता है पूरी दुनिया में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं जहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस का यूज़ हो रहा है उनका एक नेटवर्क बनाता है। तो भारत के जो कुल बायोस्फीयर रिजर्व हो उसमें से भी यूनेस्को ने जो मुझे याद आ रहा है 11 बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क बना रखा है। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया था। अगली चीज़ है पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र का नाम है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र मान सकते हैं, ऐसे मानो कि ये आपका हो गया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक एलिफेंट रिजर्व है, इसका नाम है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, तो मयूरभंज ये मान लो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है। इस बात को याद रखना, इस चीज़ को याद रखने का प्रयास करना कि ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है। अब इसकी लोकेशन क्या है? अगर उड़ीसा में है तो ईस्टर्न घाट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा में एक जिला है, उस जिले का नाम है मयूरभंज और वहाँ पर ये स्थित है उसके उत्तरी भाग में। आगे चलते हैं। अब इसके हम कुछ वनस्पति देख लेते हैं, वेजिटेशन देख लेते हैं। देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर ही लेते हैं क्योंकि फिर न्यूज़ बहुत छोटी हो जाती। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मतलब ये होता है कि ट्रॉपिकल हमको पता है, ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना, विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र दोनों साइड। तो कहा गया है यहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सेमी एवरग्रीन क्या होता है? एक टर्म आप जान लो, एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन। सदाबहार वन वो होते हैं जो पूरे वर्ष अपनी पत्तियां न गिराएं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे वन जिसके सभी पौधे एक साथ पत्तियां न गिराएं तो पूरे वर्ष हरे भरे दिखेंगे। प्लस दूसरे प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, कौन से? डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब पर्णपाती वन, जो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं?
ताकि इवेपोट्रांसपिरेशन ना हो सके। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पेड़ की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जब पेड़ की पत्तियों में इवेपोरेशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो दो प्रकार के वन होते हैं सामान्य तौर पर जो हमको पढ़ना है। कभी आगे चलकर हम सारे टाइप्स के वन पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट पढ़ लेंगे जो भी इंडिया में पाया जाता है, लेकिन आज मौका और दस्तूर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि सेमी एवरग्रीन का मतलब कि सदाबहार और जो पर्णपाती हैं जो अपनी पत्तियां गिरा पाते हैं उनका मिक्सचर, तो उसको बोलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। साथ ही साथ ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, मॉइस्ट मतलब नम वाले, डिसीडियस फॉरेस्ट इसका मतलब क्या हुआ, जो पत्तियां गिरा देते हैं उन्हीं को बोलते हैं डिसीजियस फॉरेस्ट। आपने अपने आसपास देखा होगा, इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ऐसे जो आपके आसपास पेड़ एक खास सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो यही हो सकते हैं। साथ ही साथ ड्राई डिसीडियस हिल फॉरेस्ट। ड्राई का मतलब हो गया शुष्क। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे आपको दिखेंगे जो शुष्क हैं, वहाँ पर जो जंगल होते हैं वहाँ के पेड़ भी अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसी को बोलते हैं ड्राई डिसीडियस हिल फॉरेस्ट। अब यहाँ पर कुछ ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइब्स याद करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, खैर देख लीजिए, कभी पूछ ही नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल है, चलो देख ही लेते हैं। इरेंगा खारियास एक ट्राइब का नाम है, दूसरे का नाम है मैन किरिडियास, तो इसको याद करना हो याद कर लीजिए। आगे अब हम देखते हैं कि आखिर ये आग बार बार लग क्यों रही है जंगल में, इस जंगल की आग का कारण क्या है। तो पहले अगर नेचुरल कारण की हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आग लग जाती है, और आग लगती है तो फ्लोरा और फौना को, जीव जंतु साथ ही साथ वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये एक कारण है, ये तो नेचुरल कारण हो गया जिसमें इंसान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा कारण है मैन मेड फैक्टर्स, यानी मानव जनित कौन से कारक हैं, इसको देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए, पोचर्स यानी शिकारी सेट अ स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट ऑन फायर टू डाइवर्ट द वाइल्ड एनिमल्स। देखिए शिकारी जो होते हैं वो कभी कभी एक खास मार्ग पर, जैसे उनको किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का शिकार करना है, तो जंगल में मान लो कि दो रास्ते हैं, ठीक है ना, ऐसे एक रास्ता मान लो। अब यहाँ पर कोई जानवर है, मान लो ये एक जानवर है। अब शिकारी जब भी शिकार करने जाएगा तो उसको डर होगा कि अगर वो इधर से जाएगा तो इधर से ही जानवर निकल भागेगा। तो शिकारी क्या करेगा कि यहाँ पर स्मॉल पैच में फायर लगा देगा, आग लगा देगा, और इधर से एंट्री कर जाएगा इसको मारने के लिए। अब इसने मार भी दिया और आग को बुझाया भी नहीं। अभी एक तो जीव जंतु को मारना ही गलत है, लेकिन अब ये जो छोटा सा पैच आग का लगाया था ये बढ़ता है और पूरे जंगल में आग पकड़ लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है फॉरेस्ट फायर की। तो देख लेते हैं कि अब करंट अगर आप देखोगे क्या है तो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार आखिर इस स्कीम के माध्यम से क्या करना चाह रहा है। देखिए, द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी वन प्रशासन है वो क्या करना चाह रहा है, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह जिनका खास उद्देश्य हो जंगल के फायर के प्रति लोगों को जागरूक करना, हैव स्टार्टेड एन अवेयर कैंपेन टू मैनेज फायर्स इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, जो वन प्रशासन है वो स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंपेन स्थापित करेगा या चलाएगा गांव में। क्यों? ताकि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो फायर से, जंगल की आग से परेशान रहता है, उन समस्याओं का या उस समस्या का समाधान हो सके। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।